वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 26 मई 2020 और 26 मई 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर्स साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के कैबिनेट मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? यानी खेल को अब उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दे दिया है? तो मिजोरम। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। खेल को उद्योग का दर्जा देने से खेल क्षेत्र में शामिल खिलाड़ी और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की मदद करने की उम्मीद है। और अगर मिजोरम आया है दोस्तों, तो और भी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसके बारे में कुछ जान लें। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री पू जोरामथंगा, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, राष्ट्रीय पशु गिवेन, राष्ट्रीय पक्षी होम्स पेसेंट, जिला 8, विधानसभा 40, लोकसभा 1 और राज्यसभा 1। अगर अदर फैक्ट का बात किया जाए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है। इसके अलावा FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की है और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश UP सरकार ने लॉन्च किए प्रवासी राहत मित्रा ऐप। उत्तर प्रदेश ने एक और UP सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए लॉन्च की है एग्जिट ऐप। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने किस असम की उद्यमी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने किसे असम की उद्यमी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जानवी फूकन को। ये दोस्तों हैं जानवी फूकन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने असम की उद्यमी जानवी फूकन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। फिक्की FLO महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है और राष्ट्रीय स्तर पर 17 खंड में 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की उद्यमी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई है जानवी फूकन को। कौन बनी है FLO की अध्यक्ष? तो जानवी फूकन, याद रखिएगा दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन का बात करें तो एडम हिगिनबोटम की पुस्तक मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम कोल्बी पुरस्कार जीता है। एडम हिगिनबोटम का एक बुक है दोस्तों, मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम कोल्बी पुरस्कार जीता। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक उड़ीसा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। विश्वनाथ सोमदत्त
विश्वनाथ सोमदर मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो आभास झा। आभास झा को विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण भूमिका में झा दक्षिण एशियाई देशों के लिए सर्वोत्तम समाधान तलाशने के लिए उच्च योग्य पेशेवरों की एक टीम का शिक्षा, नेतृत्व, प्रेरणा और उनकी तैनाती के लिए जिम्मेदार होंगे। वह दक्षिण एशिया क्षेत्र डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज टीम को ग्लोबल प्रैक्टिस सीमाओं से जोड़ने और एकजुट करने के लिए प्रेरित और सहयोग करेंगे। तो आभास झा को जलवायु परिवर्तन आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये दक्षिण एशिया के लिए किसने नियुक्त किया? तो विश्व बैंक द्वारा। और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो अक्षय कुमार, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है। सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 से जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 सानिया मिर्जा, और यह ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड देने के लिए किसके नाम की घोषणा की गई है? तो जिनेत बेडोया लिमा को दोस्तों। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे मिला है? तो जिनेत बेडोया लिमा। कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जिनेत बेडोया लिमा को वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा 30 अप्रैल 2020 को की गई थी। उनकी रचनाएं देश में सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर केंद्रित है। इस पुरस्कार का नाम कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है, जिनकी 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया बोगोटा में उनके अखबार एल इंस्पेक्टडोर के कार्यालय के सामने हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार म्यांमार के पत्रकार केवाव सो ओ एवालोन की संयुक्त रूप से प्रदान की गई थी। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। तो जिनेत बेडोया लिमा को मिला गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो विनय वधवार भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय वधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर एग्जामों के लिए कि अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है विनय वधवार को। फांग फांग, तो चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा पुस्तक वुहान डायरी डिस्पेजेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी, वुहान डायरी डिस्पेजेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी लिखी गई है। किसने लिखा? तो चीनी साहित्यकार फांग फांग ने। जुबेर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर जरूर से करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, चीन की ओर से लाए जा रहे किस नए विधेयक के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन बढ़ गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक लाने के क्रम में
राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक दरअसल चीन लोकतंत्र समर्थक और आंदोलनकारियों से निपटने के लिए हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की स्थापना करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादित विधेयक का मसौदा 22 मई 2020 को अपनी संसद में पेश किया था। इस विधेयक को 28 मई को पारित किया जा सकता है। पेश कब किया गया दोस्तों? 22 मई 2020। और इस विधेयक को 28 मई को पारित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य हांगकांग पर नियंत्रण को और मजबूत करना है। हालांकि इस कानून के खिलाफ अमेरिका के बाद अब दुनिया के प्रमुख देश खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने संयुक्त बयान जारी कर चीन की हरकत पर चिंता जताई है और कानून संशोधन की प्रक्रिया तत्काल रोकने को कहा है। दरअसल हांगकांग 150 साल तक ब्रिटिश उपनिवेश था। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंपा था। इसमें एक राष्ट्र दो व्यवस्था के सिद्धांत की शर्त थी, जिसके तहत चीन के अधीन हांगकांग रहेगा, लेकिन शासन व्यवस्था अलग होगी। पिछले साल जून से यहाँ पर चीन विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं दोस्तों। तो चीन की ओर से लाए जा रहे नए विधेयक के हांगकांग में विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक। और अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें तो नेशनल टेस्ट अभ्यास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन जेईई मेंस, नीट आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करेगा। UNRWA, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को $2 मिलियन की सहायता राशि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को दिया है दोस्तों, सहायता के राशि के तौर पर $2 मिलियन। जयतु भारतम, लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम सॉन्ग गाया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर कमजोर हो गया है? तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच है दोस्तों। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने कहा था कि मैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल खिसक रहे हैं। हालांकि मैग्नेटिक पोल जियोग्राफिक पोल में फर्क होता है, लेकिन अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चौंका देने वाला खुलासा किया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर पड़ रहा है। यह न्यूज़ इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स सहित कई न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है। यूके के न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट ने भी। पृथ्वी पर जीवन के लिए चुंबकीय क्षेत्र बहुत जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही पृथ्वी अंतरिक्ष से होने वाले रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों, चार्ज पार्टिकल्स से बच पाती हैं। इससे उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों को खतरा हो गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी ध्रुवों में बदलाव के दौर से गुजर रही है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ध्रुवों में बदलाव अचानक से नहीं हो जाता है और यह धीरे धीरे होता है। यह बदलाव हर एक 2,50,000 साल में होता है, यानी 2.5 लाख साल में होता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वर्ष 2013 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रही है। इस मिशन में 3 सैटेलाइट लगे हुए हैं जो उच्च गुणवत्ता के आंकड़े मुहैया कराते हैं। अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र जीवन के लिए एक रक्षा कवच की तरह होता है। कैसे बनता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के नीचे की ब्राग कोर, आउटर कोर वाली परत में बह रहे हॉट लिक्विड आयरन के कारण बनता है। यह परत हमारी पृथ्वी की सतह के 3000 किलोमीटर नीचे है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने इस परत में बहुत स्पष्ट बदलाव देखा था। दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? तो प्रवासी आयोग। यूपी के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों के लिए
प्रवासी आयोग बनाने की मंजूरी दी है। यह आयोग उनके लिए बनाया जाएगा जो दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं। इस आयोग में प्रवासी मजदूर और कामगारों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा। इसके लिए वापस लौटे सभी मजदूरों स्किल मैपिंग की जाएगी और उनका सारा डाटा एकत्रित किया जाएगा। यह घोषणा यूपी सीएम ने 24 मई को एक बैठक में की। उन्होंने बताया कि अब तक 23 लाख कामगारों और श्रमिकों को अपने प्रदेश में वापस लाया जा सकता है। तो दोस्तों, प्रवासी आयोग किसने गठन किया? तो यूपी सरकार ने किया और यूपी की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी सारस, जिला 75, विधानसभा 404, विधान परिषद 100, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह विधान परिषद वाला राज्य है और यहाँ विधान परिषद की संख्या 100 है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो यूपी स्टार्टअप, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CDP के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगर आई टर्मेरिक फिनक्लाउड एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा उत्पाद कंपनी इंटेलैक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड द्वारा क्लाउड रेडी API फर्स्ट माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्लेटफॉर्म आई टर्मरिक फिनक्लाउड लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म को IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से लॉन्च किया गया है। दीदी वाहन सेवा, मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण का काम किस मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दोस्तों। इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। कोणार्क सूर्य मंदिर यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर को रथ के आकार में डिजाइन किया गया था। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से सौरकरण का काम सौंपा है। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हैं RK सिंह, बिहार के आरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य 2019 में निर्वाचित हुए थे। RK सिंह। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, संसदीय क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश, गृह मंत्रालय अमित शाह, संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात, शहरी विकास मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी, संसदीय क्षेत्र अमृतसर पंजाब। दोस्तों, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये उड़यन मंत्री भी हैं भारत सरकार में। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय वायुसेना ने किन रक्षा अधिग्रहण को रोकने का फैसला किया है? तो दोस्तों, इनमें सभी को भारत सरकार ने रोकने का फैसला किया है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने यह ऐलान किया कि इसकी लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपया थी। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन से 20 अतिरिक्त हॉक प्लान खरीदने की योजना थी। स्विट्जरलैंड से 38 पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान आने थे। USA के इंजनों के साथ 30 जगुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की योजना भी शामिल थी। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि अब हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की मदद से इन परियोजनाओं को पूरा करेंगे, साथ ही कुछ अन्य इंजन अपग्रेड भी करेंगे। स्विट्जरलैंड से 38 ट्रेनर विमान खरीदने की योजना थी, लेकिन HTT 40 ट्रेनर विमान को विकसित करने की एडवांस स्टेज में है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम को 3 गोल्ड मेडल जिताने वाले हॉकी के किस दिग्गज का निधन हो गया? तो बलबीर सिंह दोस्तों, बलबीर सिंह ने लंदन 1948
हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, हेलसिंकी 1952 में इन्होंने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। हेलसिंकी ओलंपिक में नीदरलैंड के खिलाफ 6-1 से मिली जीत में उन्होंने 5 गोल किए थे और यह रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। और इस मैच में ये दोस्तों इस टीम के भारतीय टीम के कैप्टन भी थे। 1975 विश्व कप विजेता भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर भी ये रहे हैं। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में उनकी कप्तानी में भारत ने गोल्ड जीता था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। स्थापना 7 जनवरी 1924। अप्रैल 2008 में भारतीय हॉकी महासंघ को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भंग कर दिया गया था। भारतीय हॉकी महासंघ को हॉकी इंडिया की स्थापना फिर से 20 मई 2009 को हुई और अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद को बनाया गया। दोस्तों, तो मेन इम्पोर्टेंट इसमें दोस्तों कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में उनकी कप्तानी में भारत ने गोल्ड जीता था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। और वो जब मैनेजर थे तो 1975 में विश्व कप विजेता भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर थे। दोस्तों, अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें, थॉमस थाबिन। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेसोथो दक्षिण अफ्रीका पर्वतीय राज्य है। लेसोथो का कैपिटल मासेरू। लेसोथो का मुद्रा लेसोथो लोटी है। जैक मा, अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। सॉफ्ट बैंक के CEO मासायोशी सोना है और सॉफ्ट बैंक का मुख्यालय मिनातो सिटी, टोक्यो, जापान। सॉफ्ट बैंक की स्थापना 3 सितंबर 1981 को हुई थी। राजेश गोयल ने रियल एस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना 1998 में और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्यालय नई दिल्ली। तो दोस्तों, यह आज का करेंट अफेयर्स था और कल का करेंट अफेयर्स बस 2 सेकंड में हम लोग रिवीजन करेंगे। दोस्तों, ताइवान के प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में भारत की ओर से किन 2 सांसदों ने वर्चुअली हिस्सा लिया? मीनाक्षी लेखी और राहुल कस्वान। रिसर्च जनरल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई? 17%। चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया CEO किसे नियुक्त किया? केविन मेयर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक विमान 22 मई को किस शहर के एयरपोर्ट के नज़दीक रियासी इलाके में क्रैश हुआ? कराची। किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? अमेरिका। चीन का रक्षा बजट पिछले साल 177.6 अरब डॉलर था, जिसे साल 2020 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 179 अरब डॉलर। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार लॉकडाउन के चलते अप्रैल में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2.65 अरब घन मीटर से घटकर कितना रह गया? 2.16 अरब घन मीटर। झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? नूपुर कुलश्रेष्ठ। WHO द्वारा इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राघवेंद्र पांडव को। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुरुआत हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। और दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें। फिर मैं कल आऊँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।